नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। वर्तमान में एक न्यूज़ जबरदस्त तरीके से भारतीय राजनीति में वायरल हो रही है और वो न्यूज़ ये है कि अमेरिकी टेक्नोक्रेट या फिर कहिए तो एक ऐसा आदमी जो अपनी टेक्नोलॉजी में पहुंच के चलते दुनिया में एनी टाइम चर्चा में रहता है, जिसने चर्चा का प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसे वो आज एक्स कहता है, वो खरीद लिया है। दुनिया में बढ़िया कार बनानी हो या फिर अंतरिक्ष में सबसे दमदार रॉकेट भेजना हो, उसके लिए जाना जाता हो। अक्सर लोग इसे एलन मस्क कहते हैं, लेकिन इसको उपनाम में लोग एलियन मस्क भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजिकल रीच और समझ है उसमें ये किसी के सानी नहीं है। मतलब इन्होंने अपनी अलग इमेज बनाई है नॉलेज के अंदर कि टेक्नोलॉजी में बढ़िया कुछ करके दिखाया है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा यदि यह कह दिया जाए कि ईवीएम हैक हो सकती है, तो सोचिए उसका भारतीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जो कि टेक्नोलॉजी में ईवीएम के थ्रू सारी वोट करता हो, सारे चुनाव उसी के थ्रू करता हो, और ऐसे में उसको यह न्यूज मिल जाए कि ईवीएम हैक हो सकती है, तो भाई साहब फिर तो कहना ही क्या। ईवीएम हैक हो सकती है, यह बात तो हरियाणा चुनावों में भी निकल कर आई थी, जहां हरियाणा चुनावों में कांग्रेस के पास खूब जबरदस्त जनता का समर्थन था। लग रहा था किसानों का मुद्दा हो या पहलवानों का, कांग्रेस तो चुनाव जीत कर आएगी। यही कारण है कि इलेक्शन के जितने भी एग्जिट पोल्स निकल कर आए थे चुनाव के तुरंत बाद, उनमें कांग्रेस को बंपर बढ़त दी जा रही थी, लेकिन रिजल्ट उसके उलट आए। तीसरी बार बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। लगातार 3 बार बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई, और ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का कोई स्थान ही नहीं रहा। कांग्रेस, जिसने इतनी मेहनत करके पहलवानों को, किसानों को या फिर नौजवानों को साथ जोड़ा, वो अपने किसी भी मुद्दे पर कारगर नहीं हुई। यही कारण है कि कांग्रेस शिकायत करते करते ईवीएम पर शिकायत कर दी कि ईवीएम में गड़बड़ है। कहीं कहीं पर ईवीएम 99% बैटरी के साथ काम कर रही थी, और कहीं पर 60-70%। जहां 99% पर काम कर रही थी, लगभग 13 से लेकर 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनावों में धांधली हो सकती है। और ऐसा होते होते तो सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका डाल दी गई कि साहब ईवीएम में हैकिंग हुई है, जहां बैटरी फुल चार्ज थी वहां हो सकता है चुनाव रिजल्ट बदल गए हों। हमने अपने सेशंस में भी इस बात का जिक्र किया था और बताया था कि हरियाणा चुनाव हारने में क्या वजह हो सकती है, क्योंकि हरियाणा इलेक्शन के बाद कांग्रेस ने ईवीएम टेम्परिंग की बात करी थी कि 13 सीट तो ऐसी हैं जहां पे ईवीएम में गड़बड़ हुई है, और गड़बड़ को लेकर के वो चुनाव आयोग के साथ भी चर्चा की है। और कुछ हितकार जो कांग्रेस के मतलब समर्थक थे, उनमें से कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दायर कर दी कि साहब इन जगह पर चुनाव दोबारा करा के देख लो, यहां गड़बड़ हुई है। अब जब ऐसी बात हो, कांग्रेस ईवीएम पर हैक होने का आरोप लगा रही हो, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग अपनी तरफ से सारी सफाइयां दे रहा हो। हमने भी राजस्थान के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के साथ एक इंटरव्यू किया और उनको इसी बारे में पूरी तरह से सवाल जवाब किए कि भाई बताओ कि ये हैक हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हमने तो बाकायदा ये सवाल रखते हुए भी पूछा कि एक तरफ जब पेजर को इजराइल इतने दिन पहले बने पेजर को फोड़ सकता है, तो क्या ईवीएम हैक नहीं हो सकती? हर तरह का सवाल हमने भी पूछा, और हमारे पूछे सवाल को तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी रिप्लाई किया। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है जब एलन मस्क खुद उतरकर यह कह दे कि ईवीएम हैक हो सकती है। और इस बयान के बाद तो आपको पता ही है क्या हो सकता है। भाई साहब, इलेक्शंस होने वाले हैं 5 नवंबर को अमेरिका के अंदर। 5 नवंबर के इलेक्शन से पहले इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन, वो एलन मस्क का बयान वायरल हो गया है। एलन मस्क बोले कि ईवीएम से चुनावों में धांधली होती है। आप यहां जहां तहां देखें वहां पर एलन मस्क हाईलाइट हो गए, सुर्खी बन गए। मैं आपको बता दूं कि इस समय अमेरिका में चुनाव के लिए चुनाव कैंपेन चल रहा है, और गजब लेवल पर चल रहा है। मतलब हालत यह है कि अमेरिका में अगला राष्ट्रपति कौन होगा, यह किसी को भी कयास लगाना भी मुश्किल हो रहा है। जैसे अपने पहले माहौलबाजी बन जाती है ना कि हाँ भाई इसका माहौल थोड़ा ज्यादा सही चल रहा है, कभी लगता है कमला हैरिस बन जाएंगी और कभी लगता है डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे। ट्रंप बन जाएंगे यानी रिपब्लिक पार्टी, कमला हैरिस बन गए बोले डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी कि बाइडेन वाली पार्टी से ही कमला हैरिस राष्ट्रपति बन जाएंगी। अब राष्ट्रपति कौन बनेगा यह तो नहीं पता, लेकिन हां, अमेरिका में ट्रंप के समर्थन में एलन मस्क खुलेआम चुनाव प्रचार करने आ गए हैं। 5 तारीख को चुनाव है, और ऐसे में एलन मस्क जो हैं वो ट्रंप के साथ मंच साझा करते हुए खुलेआम उनके समर्थन में वोट मांग रहे हैं। सोचिए, जिसके पास ट्विटर जैसा इन्फ्लुएंसिंग प्लेटफॉर्म हो, जिसके साथ में व्यक्ति ऐसे जुड़े हों जो दुनिया को प्रभावित करते हो, वो व्यक्ति खुद ट्रंप के समर्थन में आ गया हो, तो ये तो अपने आप में बड़ी बात है। और आपको याद भी होगा कि जब पिछली बार चुनाव थे तो ट्रंप को ट्विटर ने ट्वीट करने से बैन कर दिया था, और उसी समय एलन मस्क ने कहा था कि मैं ट्विटर ही खरीद लूंगा। तो इन भाई साहब ने ट्रंप के लिए ट्विटर खरीद लिया, लोग ये तक कहते हैं, और उन्हें वापस लेकर भी आए कि आप आइए और हमारे साथ ट्विटर पर चलिए। इसमें ये इसको एंडोर्स कर रहे हैं, जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार तो सही है, अपितु अब तक 650 करोड़ रुपए
ट्रंप की रिपब्लिक पार्टी को चुनाव प्रचार में दे चुके हैं। और ऐसे में ही एक जगह जब ये प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने अपनी तरफ से एक लाइन बोलते हुए कहा कि फिलाडेल्फिया और एरिजोना जहां पर ईवीएम से वोटिंग होती है वहां पर चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए, क्योंकि यहां पर टेम्परिंग हो सकती है। बातें अमेरिका की ही हो रही थी। वोटिंग मशीन से चुनावों में धांधली की जाती है। राज्यों को केवल पेपर बैलेट का उपयोग करना चाहिए, वोटों को हाथ से गिना जाना चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्राम पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हें हैक करना आसान है। यह एलन मस्क का बयान है। अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि इनका बयान सच क्या है और इनके बयान के सत्य का हमारे देश में कैसे तोड़ मरोड़ कर उपयोग हो रहा है। इनके बयान का तोड़ मरोड़ कर उपयोग कैसे हो रहा है वो समझिए आप। ये हमें अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं कंप्यूटर्स के बारे में और कंप्यूटर्स प्रोग्राम किए जा सकते हैं। ये टेक्नोक्रेट है। तो अब आपके दिमाग में एक बेसिक प्रश्न आएगा कि ये इस बात को बोल रहे हैं क्या अमेरिका में ईवीएम का उपयोग होता है क्या, क्योंकि ये तो अमेरिका के चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। हम लोगों ने अपने हिसाब से इसे ले लिया। ये तो वो वाला भाई साहब बात है कि भाई साहब मैंने तीर चलाया क्या करूं, बोले भाई साहब ले लो। अब जिसको चलता तीर लेना है वो हमारा देश है। बोला एलन मस्क ने अमेरिका के बारे में है, हमने अपनी समझ से अपने ऊपर ले लिया। ईवीएम नामक तीर चला भाई साहब, आहा अब हम हो गए बिल्कुल घायल। भाई आपने हमारे लिए बात बोली है, इससे हमें बड़ा लाभ हो रहा है। क्या लाभ हो रहा है? देखिए ये भाई बात कर रहे हैं अपने ऐसे राज्यों के बारे में। अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं, उनमें से कुछ राज्य ईवीएम से वोट कराते हैं। इनकी ईवीएम अपनी वाली ईवीएम नहीं है, पहले तो ये समझिए। इनके यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारी तरह से नहीं है। वो कैसे है मैं वो भी बताऊंगा। एक लाइन में अंतर तो यहीं से खत्म कर देता हूं कि दोनों में बड़ा अंतर यह है, इनकी ईवीएम इंटरनेट से चलती है और हमारी बिल्कुल स्टैंड अलोन एक डिवाइस है। हमारे जैसे कैलकुलेटर है ना, ऐसे हमारी ईवीएम है जिसमें बैटरी तक भी नहीं बदल सकते, वो उसी के साथ जाएगी। हमारे यहां कैलकुलेटर वाला सिस्टम ईवीएम में है और इनके यहां पर पूरी तरह से कंप्यूटर वाला सिस्टम ईवीएम में है। और यही कारण है कि ये कंप्यूटर पर अविश्वास कर रहे हैं कि इंटरनेट से कनेक्ट होकर कंप्यूटर चल रहा है। तो निश्चित ही दुनिया मानती है कि इंटरनेट से अगर कनेक्टिविटी कहीं है तो फिर तो कुछ भी किया जा सकता है। इन्होंने खुद के देश के बारे में कहा, लेकिन हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने ऊपर ले लिया। इनकी चर्चाएं बहुत पहले से भी रही हैं और इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में एआई के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इन्हें खराब किया जा सकता है, बदला जा सकता है। देखिए अमेरिका में चुनाव के 3 तरीके अपनाए जाते हैं। एक है ऑप्टिकल बैलेट पेपर, जैसे अपन लोग एग्जाम देने जाते हैं तो ओएमआर शीट का यूज नहीं होता है। ऑप्टिकल वो कुछ कौन सी रीडर होती है, मैं नाम फुल वर्ड भूल गया। ओएमआर शीट होती है जिसमें अपन HB की पेंसिल से काला गोला भरते हैं और हमारी जब शीट जाती है तो वो स्कैन करके ऑटोमेटिक आंकड़ा निकाल लेती है कितने सही कितने गलत। ऐसे इनके यहां पर भी ऑप्टिकल बैलेट पेपर से वोट डलता है। राष्ट्रपति का नाम ऊपर, मतलब दूसरे कैंडिडेट का नाम, जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनके सामने ग्रेडिंग भरनी होती है। पहली प्राथमिकता मेरी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, ऐसे भरना होता है। तो पहला तरीका तो होता है OMR शीट की तरह वोटिंग पेपर भरने का, और जब आप उस वोटिंग पेपर को भर के जमा कराते हैं तो वो मशीन उसे तुरंत स्कैन कर लेती है और डेटा को समाहित कर लेती है। दूसरा तरीका अमेरिका में होता है डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का। ये कंप्यूटर से चलने वाली वोटिंग मशीन होती है और इनके साथ वीवीपैट जुड़ा हुआ होता है। तो ये दूसरा तरीका हुआ अमेरिका में। तीसरा है बैलेट मार्किंग डिवाइसेस का। इस बैलेट मार्किंग डिवाइसेस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर दिखता है, वोटर डिवाइस पर ही अपना उम्मीदवार चुनता है। यानी स्क्रीन पर आपको उम्मीदवार दिखाए जाते हैं, आप वहीं पर क्लिक कर देते हैं कि ये व्यक्ति मैं चुनूंगा। ठीक है, ये जो कंप्यूटर से चलने वाली वोटिंग मशीनें हैं इनके साथ वीवीपैट जुड़ा हुआ है। ये 3 तरीके जनरली इनके द्वारा यूज किए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो OMR शीट वाला होता है। मतलब कंप्यूटर के अंदर भी अगर आपको चुनना है तो वीवीपैट के माध्यम से आप चुन सकते हैं। तो इनके यहां पर ब्रॉडली बोला जाए तो बैलेट पेपर OMR वाला, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये 2 प्रकार के ऑप्शंस अमेरिकी चुनावों में दिए जाते हैं, लेकिन यहां पर लोग अधिकांश मात्रा में बैलेट पेपर ही चुनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें नहीं चुनते। यहां के 50 राज्यों को इंडिपेंडेंट रूप से अधिकार दिया जाता है कि वो अपने स्तर पर तय करें। हर राज्य, इनके 50 राज्यों में से सब राज्यों को कहा हुआ है कि अपने हिसाब से डिसाइड करें कि वो किस तरह का चुनाव चाहते हैं।
तो यहां पर डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीनें इस्तेमाल जिन जगह पर होती है उनका आविष्कार 1974 में हुआ था। मतलब एक तो ओएमआर शीट की तरह भरने वाला सिस्टम है, जिसे तो ये बैलेट पेपर कहते हैं। दूसरा सिस्टम डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक, जिसे डीआरई मशीन कहते हैं, जिसे अपने यहां ईवीएम कहते हैं, इनके यहां डीआरई। हमारी ईवीएम कैसे अलग है, जैसे हमारे कैलकुलेटर को इंटरनेट से नहीं जोड़ सकते, वाईफाई से नहीं जोड़ सकते, वैसे ही हमारी ईवीएम है। इनके यहां पर क्या है, कंप्यूटर के अंदर आपको डेटा भरना है और वो जो डेटा है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ऐसे में इनके यहां पर इस डीआरई मशीन का उपयोग कुछ राज्यों में किया जाता है। मतदाता मशीन पर अपने वोटों को चिन्हित करने के लिए टच स्क्रीन, व्हील या अन्य डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद मशीन के मेमोरी में वोट रिकॉर्ड हो जाता है कुछ इस तरह से। यानी कंप्यूटर के थ्रू भी कुछ राज्यों में होता है और बैलेट पेपर के थ्रू भी होता है। अमेरिका में जहां ऑप्टिकल स्टैक सिस्टम यूज किया जाता है, वो बैलेट पेपर वाला, उसमें ओएमआर शीट की तरह से ही नाम लिखे जाते हैं और वो मैक्सिमम जगह पर उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ओएमआर में गोले काले करने होते हैं, उसके बाद यहां पर वोट डलता है। अब मुसीबत क्या है कि वोटिंग मशीन जो है वो अमेरिकी लोग बिलीव नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें इंटरनेट का उपयोग होता है। इनके यहां की जो वोटिंग मशीन है उसमें इंटरनेट का उपयोग होता है। डीआरई मशीन के अंदर कंप्यूटर से जुड़े लोगों का मानना है कि इन मशीनों को हैक किया जा सकता है या फिर वोटों को बदला और नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा मशीन में इलेक्ट्रॉनिक वोट के बैकअप का कोई फिजिकल रिकॉर्ड नहीं होता। इस चक्कर में इनके यहां की जनता मशीनों पर कम विश्वास करती है। इसलिए एक डेटा बताता हूं। डेटा यह है कि लगभग 70% अमेरिकी जनता जो वोट देना चाहती है वो उन क्षेत्रों में या उन ज्यूरिडिक्शन में रहती है जहां पर ओएमआर के थ्रू वोट दिया जाता है। बाकी बची हुई लगभग 23% जनता ऐसी है जो डीआरई मशीन के थ्रू वोट देती है और 23% जनता ऐसी है जो कि प्राइमरीली यूज करती है बैलेट मार्किंग डिवाइसेस को, जो कि अपने स्तर पर इलेक्ट्रॉनिकली अपना पेपर डेटा प्रोड्यूस करती है। और मात्र 7% लोग ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन को यूज करते हैं, यानी डीआरई को यूज करते हैं। मतलब अमेरिका में 70% तो ओएमआर को यूज करने वाले हो गए, 23% लोग ऐसे हो गए जिसमें फिजिकली मार्क पेपर बैलेट को किया जाता है मशीन के थ्रू। ठीक है, 23%। तो एक तरह से ये दो कैटेगरी तो ओएमआर वाली हो गई। 7% इनके यहां पर इंटरनेट वाली जनता हो गई जो इंटरनेट से वोट देती है, यानी कि कंप्यूटर पर ही जाकर वोट देती है। ठीक है, यह डेटा दिखाता है कि अमेरिका की जनता ओएमआर वाले पैटर्न को फॉलो करती है। ऐसे में जो मशीन बनाने वाली कंपनी है उसने एलन मस्क के इस बयान का कई बार खंडन किया है और इस बार भी किया है। इन्होंने पहली बार खंडन तो इसी बात का किया कि साहब आपने जिस मशीन के बारे में, जिस राज्य का जिक्र किया, उसमें तो हमारी मशीनें चलती ही नहीं है। पहली बात तो यह है। वोटिंग मशीन बनाने वाली कंपनी ने कहा, जिसका नाम डोमिनियन है, इनके यहां जो कंपनी बनाती है, उसने कहा आपने जिक्र किया फिलाडेल्फिया के अंदर वोटिंग इससे नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात तो यह है सर कि वहां तो ये सर्विसेज ही उपलब्ध नहीं है, तो आपके बयान का कोई औचित्य नहीं रह गया। दूसरा बात यह जान लीजिए कि वोटिंग सिस्टम वोटर को बैलेट पेपर और उसका दिया गया वोट कंफर्म कराता है। इसके बाद मशीन के वोट और बैलेट पेपर को वोट काउंट से मिलाकर ऑडिट किया जाता है और हमारी मशीन सही रिजल्ट देती है। हम ये चेक करवाकर सारे काम करते हैं। पर कोई नहीं जी, एलन मस्क ने आरोप लगाया है तो ग्रेविटी बहुत होगी। ग्रेविटी होगी तो हमारी राजनीति में भी स्थान होगा, और हमारी राजनीति में स्थान होगा तो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर इसका स्थान होगा। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं तो साहब मुंबई कांग्रेस ने इसको अपनी हेडलाइन बना दिया कि ईवीएम से चुनाव में वोटिंग नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से जुड़ा हुआ होता है, इसे हैक करना संभव है। कांग्रेस मुंबई के द्वारा इस बात को पूरी तरह से कि इलेक्शन शुड नॉट बी कंडक्टेड ऑन ईवीएम, दे आर प्रोग्रामेबल एंड कैन बी इजीली हैक्ड। तो पहली चीज तो यहां पर यह जानने की है कि इन्होंने भारत की ईवीएम पर टिप्पणी नहीं की थी। अभी जो कल परसों टिप्पणी हुई है ये इनके यहां की डीआरई मशीन थी जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होती है। हमारी वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी वाली मशीन नहीं है। लेकिन इस तरह से ईवीएम शब्द का यूज करके लोगों में यह बिठा देना कि उनकी मशीन हैक है, यह चुनाव में अविश्वास पैदा करने जैसा है। हमारे चुनाव आयोग ने लगभग 24 साल तक अपने आप को प्रूव करने के बाद 1982 में पहली बार ईवीएम आ गया था, 80 में टेस्टिंग होना शुरू हो गई थी, 2004 के चुनाव में जाकर
पूरे देश में ईवीएम चालू हुई थी, यानी कि 24 साल तक अग्नि परीक्षा ईवीएम ने पास करी है और उसको पास करने के बाद हमारे देश में लागू किया गया। अविश्वास पैदा करने जैसा हो सकता है इस तरह का बयान, जिस पर इलेक्शन कमीशन भी कांग्रेस से कह चुका है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमारी ईवीएम कितनी जबरदस्त तरीके से लीक प्रूफ है। मेरे जो सवाल थे ना कि पेजर ब्लास्ट हो जाता है, मैंने हमारे राजस्थान के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जो राजस्थान के चीफ इलेक्शन कमीशन है उनसे भी यह सवाल किया था कि सर पेजर ब्लास्ट हो सकता है, पेजर थोड़ी ना इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो तो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कनेक्टेड है। बोले भाई अल्टीमेटली कनेक्टेड तो है। मैंने कहा हाँ, तो कनेक्टेड है तो कनेक्टेड चीजें तो ब्लास्ट हो सकती हैं। ईवीएम तो किसी भी तरह से कम्युनिकेशन डिवाइसेस से कनेक्टेड ही नहीं है, तो जब कनेक्टेड नहीं है तो आप रिजल्ट कैसे बदलोगे? मैंने कहा सर बैटरी डली होती है। मैं तो आप लोगों के बिहाफ पर सारे सवाल कर रहा था, बैटरी डली होती है। बोले इसमें बैटरी भी वन टाइम यूज वाली है, एक बार डल गई और डलते समय भी चुनाव के अंदर जो बैठा हुआ उम्मीदवार है या उसके जो प्रतिनिधि हैं उनकी प्रेजेंस में बैटरी डलती है, उनका मार्किंग डलता है, बैटरी पर नंबर तक डलता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहां ईवीएम को कितना ट्रांसपेरेंसी से यूज किया जाता है। ऐसे में इनका यह बयान निश्चित ही इनके उन प्रयासों को, जिसमें मैंने सेशन इसी तरह से किया था कि आप अपनी हार का ठीकरा अगर चुनाव में ईवीएम पर फोड़ने लगेंगे, तो इलेक्शन कमीशन का यह बयान बहुत इंटरेस्टिंग है कि वही ईवीएम कश्मीर में कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनाव जिता देती है और हरियाणा में चुनाव हरा देती है। यह भी ईवीएम की समझ है कि अपने हिसाब से वो चुनाव बदल लेती है। तो यह अपने आप में मतलब एक वैसा बयान है जिसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है कि ईवीएम पर ट्रस्ट किस लेवल का हो। इसलिए मैं आपको फिर बताऊंगा कि ईवीएम कितना जबरदस्त तरीके से भारत के अंदर चुनाव आयोग ने लीक प्रूफ किया हुआ है। अभी आगे बढ़ते हैं, देखिए दो बातें समझते हैं। एक बहुत ही बेसिक सा प्रश्न था जो मैंने इलेक्शन कमीशन से पूछा था जब हमारा पॉडकास्ट हुआ, उसका भी हम लिंक आपके साथ साझा करेंगे। हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक पॉडकास्ट किया था। हमने इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि भाई अमेरिका जो टेक्नोलॉजी में इतना आगे है वो यूज करता है, बैलेट पेपर यूज करता है, और हम लोग इतनी बड़ी आबादी रखते हैं, उसके बाद हम ईवीएम यूज करते हैं। तो उन्होंने कहा आपके प्रश्न में ही आंसर है। मैंने कहा कैसे? बोले आज हमारे यहां 140 करोड़ लोग हैं, उनके यहां 33 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोगों के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था और 33 करोड़ लोगों के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था, दोनों में कितना अंतर है? इतने सारे लोगों का अगर बैलेट पेपर के थ्रू चुनाव कराया जाए तो बैलेट पेपर के केस में सबसे बड़ी चुनौती क्या आती थी? बूथ कैप्चर हो जाते थे। जहां जहां वोट डलते थे वहां पर सिक्योरिटी के चैलेंजेस होते थे, लोग वोटिंग के लिए उस डब्बे को ही उठा के भाग जाया करते थे, चुनाव मतदान कक्ष ही लुट जाया करते थे। ईवीएम के केस में कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ईवीएम में एक बार जो चला गया, वो मशीन ही ऐसी है जिसमें एक बार आपका बटन दब गया, वो डिवाइस रीराइट नहीं हो सकती, ना डिलीट हो सकती, ना रीराइट हो सकती, वो गया, एक बार में गया। इंटरेस्टिंगली चुनाव आयोग ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई और वो ये थी कि आप अपने इस रिजल्ट को रिजल्ट आने के 45 दिन बाद भी चेक करवा सकते हो। और कई बार यह आरोप लगता है कि साहब वीवीपैट के थ्रू, हमारे देश में क्या है देखो समझो, हमारे ईवीएम में आपने किसी को बटन दबाया, उसको बटन दबाने के बाद में वीवीपैट, जिसमें कि वोटर वेरीफाइड पेपर ट्रेल निकल कर आती है कि जब कागज पर लिखा आता है कि इसने इसको वोट दिया, वो भी सुरक्षित रहता है 45 दिन तक। अर्थात अगर कोई चुनाव के अंदर चुनाव हारता है राजनेता, तो अगले 45 दिन तक वो चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट कर सकता है कि भैया मुझे मेरे वोट दिखाए जाएं, और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो उसको चुनाव के वोट दिखाता है, बकायदा ये तक दिखाता है कि देखो कागज में छपा हुआ है ये कि ये चुनाव के अंदर आपको डला है और ये आपको नहीं डला है। मतलब इतना जबरदस्त तरीके से ट्रांसपेरेंसी ईवीएम ने की हुई है। तो ईवीएम हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो किसी भी प्रकार से इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, 2004 में जब ईवीएम आई थी तब देश में यूपीए गवर्नमेंट हुआ करती थी। यूपीए गवर्नमेंट 2004 में भी सरकार बनाई, 2008 में भी सरकार बनाई, मतलब 2009 में भी सरकार बनाई। पूरे 10 साल तक ईवीएम से ही सरकार चली। 2014 के अंदर एनडीए गवर्नमेंट आती है, दोबारा आती है, तिबारा आती है। तो तिबारा आती है तो बोले एनडीए गवर्नमेंट ने ईवीएम में ही कुछ सेंधमारी कर दी है।
जबकि इसके बावजूद इन पूरे कालखंड में बहुत से चुनाव ऐसे हुए जहां राज्यों के अंदर दूसरी पार्टियों की सरकारें बनी, दूसरे राजनेता बढ़िया वोटों से जीत कर आए। बहुत से राजनीतिक दल इस बात पर विश्वास करते हैं कि भाई अगर ऐसा हो तो सेलेक्टिव तरीके से ईवीएम कैसे खराब होगी। खैर, फिलहाल के लिए आपको मैं चुनाव आयोग की तरफ से बताई हुई बातें बताता हूं। देखो, 1977 में ट्रांसपेरेंसी के लिए ही सबसे पहले ईवीएम का जिक्र शुरू हुआ था भारत में। 82 से ट्रायल शुरू हुए थे, 4 में पहली बार पूरे देश में यूज हुए थे। हमारी डिवाइसेस स्टैंड अलोन डिवाइसेस हैं। यह आपको समझना क्यों आवश्यक है, और यह बात मुझे आपको समझाना क्यों आवश्यक है, क्योंकि एक लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर विश्वास होना आपके लिए देश पे विश्वास करने जैसा है। अगर आप इन सब चीजों को डाउट में ले जाएंगे कि साहब ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग बिका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, सीबीआई बिकी हुई है, ईडी बिकी हुई है, सब कुछ ही बिका हुआ है, तो फिर एक बात बताइए कि उस देश में रहने का औचित्य क्या बचता है। आपके लिए आवश्यक है कि देश की संस्थाओं पर विश्वास हो। हां, जनता इतनी समझदार है कि अगर उसको ऐसी स्थिति लगती है कि मैनिपुलेशन हो रहा है कई विभागों के साथ, तो जनता सरकारें बदलने की पावर रखती है। आप अपनी बातों को जनता को समझाएं, और समझाएं तो चीजें होती हैं और हुई हैं। हमारे देश में सरकारें बदली हैं, ऐसी ऐसी स्थिति में बदली है कि जब केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, अभी के लिए ही देख लीजिए, केंद्र में एनडीए की गवर्नमेंट है तो कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां ईवीएम छोड़ दी गई होगी कि नहीं यार, थोड़ा बहुत इनको भी अब नौकरी मतलब शासन कर लेने दो। खैर, जनता के लिए आवश्यक है कि वो इन संस्थानों में विश्वास रखे। किन संस्थानों में? जो देश के लिए लोकतंत्र को जीवित रखने का और उसे सब तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको यहां दिखाता हूं मैं। अपने पास एक कंट्रोल यूनिट होती है, उसके साथ एक मतलब कंट्रोल यूनिट के साथ बैलेट यूनिट जुड़ी होती है। इंटरेस्टिंग एक चीज मैं पहले ही बताता हूं, बताने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन का इंटरव्यू किया तो बहुत सी बातें मुझे भी पहली बार पता चल रही थी। और वो क्या थी? ये जो सीक्वेंस देख रहे हो आप यहां पर, ये सीक्वेंस मान लो कि 1 नंबर पर किसी बीजेपी के उम्मीदवार की फोटो छपी हुई है कि भाई मतलब नंबर डला हुआ है कि 1 नंबर दबाओगे तो बीजेपी को वोट पड़ेगा। अब आप सोचो कि अगर ऐसा है तो क्या पूरे देश में सभी इस ईवीएम में 1 नंबर बीजेपी का है क्या? नहीं। इवन कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से ये चीजें बदल जा रही हैं। पता चल रहा है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 नंबर बीजेपी के पास है, दूसरे वाले के अंदर 3 नंबर बीजेपी के पास है, 4 नंबर कांग्रेस के पास है। और अलग अलग मशीनों में हो सकता है कि ये 1 नंबर इसको तो 2 नंबर किसी और को, ताकि यूनिवर्सली ये ना हो सके कि 1 नंबर सब जगह दबा दो, ये हो जाएगा। नहीं, इतना तक इस चीज को वो रखा गया है। ठीक है, इसी में ही बैटरी डली होती है और इसमें कोई कनेक्टिविटी का हिसाब नहीं होता है। हमने पेपर बैलेट के स्थान पर इसको यूज क्यों किया? क्योंकि उसमें बहुत सी दिक्कतें आ सकती थी, चीट होने की दिक्कत आ सकती थी। जैसे पाकिस्तान में पेपर बैलेट के अंदर आपने देखा था, इमरान खान की सरकार ने आरोप लगाया था, इमरान खान ने आरोप लगाया था कि बैलेट पेपर्स को तो बाद में भर भर करके स्टैंप किया गया है कि लो भाई हम तो अपने पक्ष में वोट दे रहे हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर ईवीएम आया और ईवीएम एक व्यक्ति को एक ही। अब देखो क्या क्या होता है हमारे ईवीएम के केस में, आप ऐसे समझो। आज दुनिया के 25 देश हैं जो ईवीएम की तरह मशीनें अपना रहे हैं। हमारे यहां पर ईवीएम 275 टेस्ट पास करती है जब चुनाव में जाती है। 275 टेस्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल है। नंबर दूसरा, हमारे ईवीएम में कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, कोई वाईफाई, कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और कोई वायरलेस सिग्नल जैसी चीज नहीं है। आसान भाषा में कहूं तो कैलकुलेटर से रिलेट कर लो। नंबर नेक्स्ट, प्रोड्यूस्ड एंड प्रोसेस्ड अंडर सैनिटाइज्ड कंडीशन। जब ये बनाई जाती हैं और जब ये प्रोसेस की जाती हैं तो पूरी तरह सर्विलांस और कैमरे के सामने ये काम होता है। नेक्स्ट, ईवीएम में जो चिप लगती है जिसमें आपका डेटा रिकॉर्ड होता है, जब आप वोट देते हो और वो रिकॉर्ड होता है, तो वो चिप राइटेबल ओनली वंस, उस पर एक ही बार डेटा लिखा जा सकता है। एक बार अगर लिख दिया तो वो एनक्रिप्ट हो जाता है और उस चिप को ना तो दोबारा से ओवरराइट किया जा सकता है, ना ही दोबारा से उस पर कुछ लिखा जा सकता है। यानी एक बार के लिए आपने अगर एंट्री कर ली तो एंट्री करने के बाद में उसको बस रीड करा सकते हैं आप, दोबारा उसके ऊपर कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, रिगरस फिजिकल सेफगार्ड इन प्लेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। जब ईवीएम ट्रेवल कर रही होती है, फुल प्रूफ सुरक्षा के बीच और कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत इस कार्यवाही को किया जाता है। नेक्स्ट, कोई भी कैंडिडेट पहले से नहीं जानता है, नो कैंडिडेट नोज स्विच अलॉटेड टू हिम, कि उसको कौन सा नंबर बटन मिलने वाला है।
और आखिरी दिन तक उसको, जब तक उसका नाम विड्रॉल नहीं हो जाता, नहीं बताया जाता कि आपको कौन से नंबर का, मतलब किसी को यह कह दिया जाए जाके 4 दबा देना अपने वोट आ जाएंगे, नहीं, बताया ही नहीं जाएगा। सीरियल नंबर ऑफ स्विच अलॉटेड टू ए पार्टी में वेरी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी। हो सकता है कि कांग्रेस को एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 नंबर पर हाथ का निशान दिख रहा है, तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 नंबर पर हाथ का निशान दिख रहा है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से भी नंबर बदल दिए जाते हैं, सो दैट, जैसे ये वैसे ही है, जैसे अपन जब पेपर देने जाते हैं तो 4 कोड में पेपर आता है ना, ए बी सी डी, आपको ए कोड का मिला, अगले वाले को बी कोड का मिला, ताकि आप नकल ना कर सकें। ऐसा अपनी इसमें भी होता है, ईवीएम में भी होता है। बिफोर स्टार्ट ऑफ इलेक्शन, जब इलेक्शन शुरू होता है तो ईवीएम स्विच फिडेलिटी टेस्टेड विद वीवीपैट बिफोर पॉलिटिकल पार्टी एजेंट्स। मतलब जब आप ईवीएम पर वोट डालने जाने वाले हैं तो पहले एजेंट्स को बुलाया जाता है जो पार्टी के वहां पर बैठे होते हैं। उनसे कहा जाता है कि अब आप एक काम करो, आप दबा दबा के देख लो, 4 नंबर दबाने पर पर्ची के अंदर क्या कांग्रेस का निशान आ रहा है, 2 नंबर दबाने पर क्या बीजेपी का निशान आ रहा है, क्या साइकिल का निशान आ रहा है, क्या लालटेन का निशान आ रहा है, दबा के चेक कर लो। हर पार्टी से उसका बटन दबाकर वीवीपैट के अंदर कागज पर प्रिंट निकालकर दिखाया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि आप जब चुनाव हो जाए उसके बाद के 45 दिन में भी आकर इसे क्रॉस चेक कर जाना। डन। ईवीएम कैन नॉट बी स्टफ्ड एज ईच वोट टेक्स 7 सेकंड टू रजिस्टर। और तुरंत आप उसको बदल नहीं सकते, 7 सेकंड लगते हैं एक वोट को रजिस्टर होने में। इसका मतलब यह है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसे आप प्रॉपर तरीके से पकड़ सकते हैं। यह हमारी ईवीएम की खासियतें हैं जिसके चलते हम अपनी ईवीएम को टेम्पर प्रूफ कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात सुनो, अभी एलन मस्क ने बयान दे दिया, हमारे देश की राजनीति में एलन मस्क चमक जाएगा। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है, एलन मस्क इतने बड़े टेक्नोक्रेट हैं और वो वहां बैठकर इतना बड़ा भाषण दे रहे हैं। हालांकि वो भारत पर नहीं दिया है, उन्होंने अमेरिका के लिए दिया है। फिर भी हमारे देश में ओपन चैलेंज दिया जाता है ईवीएम के लिए। कई बार जब राजनीतिक दल इस विषय पर मुद्दा उठाते हैं तो चुनाव आयोग कहता है कि ये रहा ईवीएम, आप अपने बढ़िया से बढ़िया टेक्नोक्रेट को ले आइए और इसे हैक करके दिखा दो। अगर ये हैक हो गई, टेम्पर हो गई, तो हम मान लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी जब राजनीतिक दल जाते हैं तो बार बार चुनाव आयोग की एक ही दलील होती है कि सर ठीक है, मान लीजिए कि किसी पार्टी ने इसे हैक कर दिया, मान लिया, हम आपके लिए भी वो ऑप्शन दे रहे हैं, ये मशीनें रही, आप ले जाइए और इन्हें हैक करके दिखा दीजिए। अगर ये हैक हो जाएंगी तो मान लेंगे। इसी विश्वास पर चुनाव आयोग कहता है कि ये टेम्पर प्रूफ हैं। नो वाईफाई कनेक्टिविटी, नो आउटसाइड कनेक्टिविटी, नो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नो इंटरनेट कनेक्टिविटी, दैट इज वाई दे आर टेम्पर प्रूफ। अरे क्या कैलकुलेटर को कोई बाहर से टेम्पर कर सकता है क्या? जस्ट लाइक दैट ये आपके सामने हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारे ईवीएम में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है तो हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और तो और फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरा वोट गलत दब गया, आपके सामने एक मशीन आएगी जो आपको 7 सेकंड तक दिखाएगी उस कैंडिडेट का नाम जिसको आपने वोट दिया है, और वो वोट आपका छप के इस डब्बे में चला गया है। ऐसा तो है नहीं कि ये डब्बा अंदर से फिर से कुछ चीजें पलट करके उसके रंग बदल देगा। आप इस डिब्बे को अगले 45 दिन तक चेक कर सकते हो। दैट इज वाई हमारा इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि ये इम्पॉसिबल टू टेम्पर है किसी भी स्टेज पर। इलेक्शन कमीशन अपने द्वारा सुप्रीम कोर्ट को कह चुका है। और जब लोकसभा चुनावों के दौरान यह मुद्दा उठा था, हमने उस दौरान भी, देखिए, एक सच्चे लोकतंत्र में, एक अच्छे लोकतंत्र में आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव में विश्वास रहे, राजनीतिक दल अपना अपना कार्य करें, चुनाव में विश्वास रहे। यदि ये एक सिटीजन होने के नाते आपको और मुझको विश्वास है। इसीलिए जब हमने ये सेशन किया था तो ये बहुत वायरल हुआ था। हमने एक एक को ये बात बताई थी कि ईवीएम और वीवीपैट कैसे काम करती है। हमने इस बारे में जानकारी दी और ये पूरे देश में बहुत ज्यादा देखा भी गया था। ठीक है, ऐसे में हमारे लिए केवल एक ही संदेश है और वो ये है कि हम मशीनों में ट्रस्ट करें। एलन मस्क को लेकर के हमारे पूर्व जो आईटी मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर जी, उन्होंने एलन मस्क को कुछ महीने पहले ही चैलेंज करके कहा था कि एलन मस्क, आप जो बोल रहे हैं वो सारे हार्डवेयर इंटरनेट कनेक्टेड हैं। अगर आपको लगता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना भी आप कर देते हैं तो आइए, आपको हम ट्यूटोरियल देने को तैयार हैं, आप चले आइए। और फिर भी एलन मस्क तो हर चीज सुनते ही हैं, इनकी बात भी सुनी होगी। चैलेंज कबूल कर ले, वैसे भी वो तमाम चैलेंज कबूल करते हैं। ऐसा हो तो हमारे देश के लोकतंत्र को बचाने में एलन मस्क की टीम अगर इतना सा कंट्रीब्यूट कर दे तो उसका तो पूरी इंसानियत पर एहसान होगा।
बजाय मसालाबाजी करने के अगर वो वाकई में काम करे तो निश्चित ही फायदे की चीज होगी। ठीक है, खैर ऐसे में जब कांग्रेस ने इस तरह का आरोप लगाया कि बैटरी के बढ़ जाने से, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हरियाणा के चुनाव में आरोप लगा कि जहां 90% बैटरी चार्ज थी, वहां 99% बैटरी चार्ज थी, वहां के रिजल्ट्स अलग थे, और 60, 70 और 80% वाले थे, वहां के रिजल्ट अलग थे। और इस बात को देखकर 16 अक्टूबर को कांग्रेस की तरफ से प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने हरियाणा विधानसभा सीटों की 20 सीटों पर काउंटिंग और वोटिंग काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी कि साहब बैटरी जहां ज्यादा चार्ज है वहां गड़बड़ हो गया मामला, और जहां कम चार्ज है वहां पर सर नहीं हुआ। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए डिसमिस कर दिया और यह कहा कि यह क्या चल रहा है, मतलब कि तुम लोग इस तरह की चीजें कर कैसे लेते हो, यह किस तरह की याचिका है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि मैं सरकार का शपथ ग्रहण रोक दूं क्योंकि आपको डाउट है जहां चार्जिंग ज्यादा थी वहां पर वोट का मैनिपुलेशन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना करते हुए इससे दरकिनार कर दिया, किनारा कर दिया। फिर सवाल आता है, तो भाई ऐसी बात है पेजर कैसे फट गए। मैंने पहले भी कहा और मैंने यह सवाल खुद राजस्थान के इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आप बताइए सर कि पेजर फटते हैं तो ईवीएम क्यों नहीं, तो उन्होंने भी साफ यही आंसर दिया था, पेजर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एंट्री संभव थी क्योंकि मैसेजेस डिलीवर होते थे। वॉकी टॉकी इसलिए फटे क्योंकि वॉकी टॉकी पर मैसेजेस दूर से जाते थे। ये सवाल मैंने आप ही लोगों के दिमाग में से आए हुए सवाल थे जो अपने यहां पर पॉडकास्ट में पूछे थे अंकित इंस्पायर इंडिया पर, आप ये देख सकते हैं, आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा। और ये जब हमने राजस्थान के इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा तो केंद्रीय इलेक्शन कमीशन ने भी इसका हमें जवाब दिया, क्योंकि हमने इस सेशन को किया तो वो केंद्र तक पहुंचा। इस पर केंद्रीय इलेक्शन कमीशन खुद जवाब दिया और कहा कि ईवीएम को उड़ा दिया तो पेजर के साथ, मतलब पेजर को उड़ा सकते हैं तो ईवीएम क्या चीज है। तो इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कहा और उन्होंने कहा कि वो कनेक्टेड होते हैं, मतलब वही जवाब बार बार। तो ऐसा नहीं है कि आप और हमारी जो ये बातें हो रही हैं ये चुनाव आयोग तक नहीं पहुंचती हैं, ये बातें भी पहुंच रही हैं। और इसमें से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे, तो इन्होंने इस सवाल के ऊपर अपना जवाब दिया, बोले कनेक्टिविटी की बात है भाई, जब वो कनेक्ट होता है और हमारा ईवीएम कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आपके सवालों को मैंने अच्छे से उठाया चुनाव आयोग के सामने और मैं खुद कन्विंस हुआ, और आपको भी मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि इस तरह का अविश्वास अगर आपके मन में है तो एक बार इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से जाकर गुजरिए, चुनाव के किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंट बनकर चुनाव प्रक्रिया को देखकर आइए कि भैया दिखाओ जरा कैसे होता है, तो शायद हो सकता है आप में ट्रस्ट बढ़े। ठीक है, बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी होती है, सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाते हैं, तब जाके हमारे देश में चुनाव होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी बात जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और एक अन्य चैनल जिसका नाम अंकित अवस्थी ही है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जल्दी ही वहां पर बहुत सारे एनालिटिकल वीडियोस डलने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी हमारे कोर्सेज में एनसीईआरटी कंप्लीट फाउंडेशन बैच में एडमिशन्स बंद हो गए हैं, कल एडमिशन इसके रात 12 बजे तक थे। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी प्रवेश लिया, ये दोनों एडमिशन्स बंद हो चुके हैं। अब जो बचे हैं वो आपके लिए रिकॉर्डेड बैच है जो एज ऑलवेज आपके लिए उपलब्ध है, आप उन्हें जाकर जब चाहें तब एक्सेस कर सकते हैं। बाकी हमारे क्लास नोट्स हैं, आप उन्हें घर बैठे मंगाएं, बाकायदा बहुत ही नॉमिनल कीमत पर आपके लिए घर पर होम डिलीवरी है, आप उन्हें अपने घर पर मंगा सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको हैंड रिटन नोट्स हैं, बाकायदा हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर विजिट करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।